तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है हैलोजन डेरिवेटिव्स, हैलोजन व्युत्पन्न। आज हम इस यूनिट में अब जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है हमारा क्या, हैलो एरीन्स। ओके, तो आज हम हैलो एरीन्स के बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे, इसकी डेफिनेशन, प्रिपरेशन मेथड्स, है ना, केमिकल रिएक्शंस और भी जो भी मैटर इससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो हम डिफाइन करेंगे हैलो एरीन होती क्या है। तो देखो बच्चों, हैलो एरीन मींस बेंजीन के हैलोजन व्युत्पन्न, यही क्या कहलाते हैं, हैलो एरीन्स। बात समझ गए कि अगर बेंजीन के हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन किससे कर दिया जाए, हैलोजन परमाणु से, तो जो यौगिक बनेगा, जो फंक्शनल कंपाउंड बनेगा, हम उसे बोलते हैं हैलो एरीन या हैलो बेंजीन। ओके, और जब हम इनका नामकरण करते हैं IUPAC, तो लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल का पालन करेंगे। अब जैसे एग्जांपल समझें कि अगर एक ही हैलोजन रिंग में जुड़ा है तो सीधा सीधा है इनका नाम होता है हैलो बेंजीन। जैसे क्लोरीन जुड़ा है तो हम बोलेंगे क्लोरो बेंजीन, ब्रोमीन जुड़ा है तो हम बोलेंगे ब्रोमो बेंजीन, आयोडीन जुड़ा है तो हम बोलेंगे आयोडो बेंजीन, फ्लोरीन जुड़ा है तो हम बोलेंगे फ्लोरो बेंजीन। तो जब केवल एक हैलोजन रिंग से जुड़ा हो, समझ गए आप, कि जब एक हैलोजन जुड़ा है तो आप इन्हें हैलो बेंजीन बोलेंगे। ध्यान रखें, हैलोजन एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है या एक ऐसा एटम है जिसका केवल प्रीफिक्स होता है, सफिक्स यूज नहीं होता। अब यहां आ जाए, जैसे यहां पर दो हैलोजन जुड़े हैं, एक क्या जुड़ा हुआ है, आयोडीन और एक ब्रोमीन। तो यहां पर हम दो ही हैलोजन है और कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो हम इसकी नंबरिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर से कर देंगे। मींस हम यहां से नंबरिंग करेंगे 1 और 2 और अल्फाबेटिकली लिख भी देंगे सब्स्टिट्यूएंट को, तो हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 आयोडो बेंजीन। अब यहां आ जाए, अब यहां पर अगर हम इस ब्रोमीन से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो 1 2 3 4 5, आप देख रहे हैं कि आयोडीन 5 में जाएगा। अगर हम क्लोरीन से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो 1 2 3 4, मतलब हमारे पास लोअर सेट तब आएगा जब हम ऐसी नंबरिंग करें, ठीक है, कि जो लोअर सेट आपको मिलेगा वो इस तरह से आएगा। तो यहां से 1, यहां 2 3 और ये क्या हो जाएगा 4, और फिर हम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में इनको लिख दें तो हो जाएगा 2 ब्रोमो 1 क्लोरो 4 आयोडो बेंजीन। अब यहां आ जाए तो यहां से भी हम ब्रोमीन से नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम ब्रोमीन से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे अल्फाबेटिकली तो इनका लोकेंट सेट ज्यादा आएगा। तो हम क्लोरो या फ्लोरो में से किसी एक से करेंगे, लेकिन क्लोरो फ्लोरो का अल्फाबेटिकल ऑर्डर याद रखना होगा, तो यहां से करेंगे 1 2 और 3, तो हो जाएगा 2 ब्रोमो 1 क्लोरो 3 फ्लोरो बेंजीन। यहां तक बात क्लियर है। तो इस तरह से और भी कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़े हैं तो उनका इसी तरह से आपको नामकरण करना है। आगे बढ़ते हैं अब हम आ जाते हैं प्रिपरेशन मेथड, है ना। और पहली जो मेथड है ये है फ्रॉम बेंजीन, ठीक है, बेंजीन से बनाते हैं हम। तो देखो बच्चों, बेंजीन वैसे सभी एरोमेटिक यौगिकों का आधार है, मतलब जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स बनाए जाते हैं उनका सबसे जो रॉ मटेरियल है वो है बेंजीन। तो बेंजीन से हम डायरेक्ट हैलो एरीन बना सकते हैं फ्लोरीन को छोड़कर। तो बेंजीन का क्लोरीनेशन कराया जाए किसकी प्रेजेंस में, AlCl3, ये कहलाएगा क्लोरीनेशन, है ना। तो क्लोरीनेशन में ये यहां से एक H निकल जाएगा, एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्या है बच्चों, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और इस तरह से वहां पर एक हैलोजन एंटर हो जाएगा और ये बन गया क्लोरोबेंजीन। ऐसे ब्रोमिनेशन कराना है तो AlBr3 या फिर FeBr3, इस तरह के लुईस एसिड्स की प्रेजेंस में कराएंगे और ये क्या कहलाएगा, ब्रोमिनेशन, है ना। तो ब्रोमिनेशन में ब्रोमीन से सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। आयोडीनेशन इसी तरह से, आयोडीनेशन,
तो आयोडीन से कराया जाएगा। तो ये जो रिएक्शन है बच्चों आयोडीनेशन, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। मतलब HI जो बना है वो आयोडीन को फिर से हटा के और बेंजीन बना देता है। तो ऐसे में रिएक्शन को रिवर्स ना हो, केवल रिवर्सिबल बनाना है, तो यहां पर हम HNO3 ले सकते हैं या HGO ले सकते हैं या HiO3, इस तरह के ऑक्सीडाइज HiO4, इस तरह के ऑक्सीडाइजर यूज किए जाते हैं। तब जाके रिएक्शन केवल एक डायरेक्शन में चलती है। क्यों? क्योंकि ये जो ऑक्सीडाइजर है वो HI को क्या कर देंगे, ऑक्सीडाइज कर देते हैं, तो रिएक्शन रिवर्स नहीं होती। तो इस तरह से बेंजीन से तीनों हैलोएरीन्स बन सकते हैं, क्लोरो ब्रोमो आयोडीन। अब हम आते हैं फ्रॉम एनिलीन। तो देखो बच्चों एनिलीन को डायरेक्ट तो हम नहीं हैलोजन एंटर करा सकते, लेकिन पहले हम एनिलीन का डाई एजोटाइजेशन कराएंगे। यहां पर क्या है, डाई एजोटाइजेशन। मतलब ये होता है कि जो NH2 ग्रुप है वो HNO2 और HCl बहुत ही लो टेम्परेचर में रिएक्शन करता है, और ये जो कंपाउंड बनता है इसको बोलते हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, है ना। ये मैंने अमाइंस में ही बताया था कि जब भी एरोमेटिक अमाइंस नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, हमेशा डाइजोनियम सॉल्ट, एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट। और यहां पर डायरेक्ट HNO2 नहीं होता तो NaNO2 लिया जाता है और क्या, HCl। फिर डाइजोनियम सॉल्ट से हम हैलोएरीन्स बना सकते हैं। जैसे ये सैंड मेयर रिएक्शन कहलाती है कि डाइजोनियम सॉल्ट को क्यूप्रस हैलाइड से ट्रीट किया जाए तो हैलोजन तो यहां आ जाते हैं, और क्लोर जो हैलोजन जो नाइट्रोजन में जुड़ा हुआ है हैलाइड वो हट गया, और इस तरह से ये बन गया क्लोरोबेंजीन, HCl की प्रेजेंस होगी। ऐसे अगर हमें ब्रोमीन को एंटर कराना है तो हम Cu2Br2 लेंगे HBr की प्रेजेंस में। तो इस तरह से क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन डायरेक्ट जो है ना बन के एनिलीन से पहले डाइजोनियम सॉल्ट और फिर इससे बनते हैं, सैंड मेयर रिएक्शन कहलाती है। ठीक इसी तरह से बाल्ज सीमान रिएक्शन। तो बाल्ज सीमान रिएक्शन में ठीक है पहले रिएक्शन कराई जाती है HbF4 से, तो ये निकल गया HCl। इस तरह से फ्लोरोरेटेड ये वाला जो है ये बन गया एक डाइजोनियम सॉल्ट। फिर NaNO2 की प्रेजेंस में जब हीट करते हैं तब ये बन जाता है क्या बच्चों, फ्लोरोबेंजीन। तो इस तरह से फ्लोरोबेंजीन बनाया जाता है, ठीक है। और अगर हमें आयोडोबेंजीन बनाना है तो देखो आयोडोबेंजीन बनाने की भी एक रिएक्शन है, मैंने जैसा लिखी नहीं तो यहीं पर लिख दे रहा हूं। आयो इससे ही बनाए जा सकते हैं डाइजोनियम सॉल्ट से, कि यहां है N2X प्लस Ki, तो बन जाएगा यहां पर क्या, आयोडोबेंजीन प्लस, ठीक है, KX प्लस N2। तो इस तरह से हम देख रहे हैं डाइजोनियम सॉल्ट से चारों हैलोएरीन्स बनाए जा सकते हैं। सैंड मेयर रिएक्शन केवल ये वाली है, ठीक है। बाल्सीमेर रिएक्शन हो गई। ठीक इसी तरह से ये है रास्चिंग मेथड, जो कि मैन्युफैक्चर मतलब लार्ज स्केल पर इंडस्ट्रियल लेवल पर बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, तब ये बनती है। तो इस तरह से यहां पर जो है HCl प्लस हाफ O2, या हम 2 मोल लेके कर लें तो इस तरह से ये बन जाती है क्या बच्चों, क्लोरोबेंजीन। ये H तो निकल गया, 2 H ये निकल गए और क्लोरीन यहां पर आ जाते हैं, 2 और 2 और ये, तो कुल मिला के यहां बन जाएंगे 2H2। आप चाहे तो इसे हाफ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, या 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये बनती है मैन्युफैक्चरिंग मेथड है रास्चिंग मेथड। ठीक इसी तरह से हुंजडीकर मेथड है, ये भी ब्रोमोबेंजीन मेनली बनाए जाते हैं, जो पहले भी अपन ने पढ़ी है। सिल्वर बेंजोएट, ये क्या है बच्चों, सिल्वर बेंजोएट। तो ब्रोमीन के साथ ट्रीट किया जाए CCl4 की प्रेजेंस में तो ये बन गया क्या, ब्रोमोबेंजीन। तो इस तरह से हैलोएरीन्स बनते हैं अलग अलग मेथड से, आपने देखा। तो ये सभी हैलोएरीन्स ऐसे बनाए जाते हैं। अब हम आ जाते हैं हैलोएरीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, काफी इंपॉर्टेंट है, आप देखोगे इनके काफी क्वेश्चंस मिलेंगे। तो पहला है कि रंगहीन द्रव या ठोस होते हैं, ज्यादातर रंगहीन द्रव है, सुहानी गंध वाले होते हैं। अब अलग अलग हैलोएरीन्स के अलग अलग गंध है। दूसरा है जल से भारी होते हैं, ठीक है, क्योंकि बेंजीन जो होती है फ्लैट होता है, अच्छी तरह से पैक्ड हो जाता है और इसीलिए इसका डेंसिटी थोड़ा ज्यादा था। और अब डेंसिटी हो मतलब जो हैलोएरीन्स हैं
इनकी डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट देखना है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ हैलोजन, क्योंकि बेंजीन तो बदलेगा नहीं। मतलब फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, इस तरह से चलोगे तो जितना बड़ा हैलोजन उतनी ही ज्यादा डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। बात क्लियर है? ये इस पर क्वेश्चन मिलेगा आपको। डाई हैलो बेंजीन के व्युत्पन्न में डाइपोल मोमेंट, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। तो देखो बच्चों, अगर डाई हैलो एरीन्स आपको दिखते हैं, चाहे वो डाई क्लोरो हो चाहे डाई ब्रोमो हो, तो मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी सममिति। पहले सममिति को ध्यान देना है, फिर द्विध्रुव आघूर्ण को, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट पैकिंग पे डिपेंड करता है। जितना सममित मॉलिक्यूल होगा उतनी अच्छी पैकिंग होगी। और फिर अगर मान लो बहुत ज्यादा सम्मित नहीं है तो दूसरा फैक्टर है द्विध्रुव आघूर्ण, जो कि अणुओं को आकर्षित करता है एक दूसरे के साथ। जबकि बॉइलिंग पॉइंट में पहले द्विध्रुव आघूर्ण देखना है फिर सम्मिति देखना है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में वेपोराइजेशन होता है। तो मॉलिक्यूल अगर एक दूसरे को ज्यादा आकर्षित करते हैं तो फिर उनमें ज्यादा हमें ऊष्मा देनी होगी वेपोराइजेशन के लिए। फिर दूसरा फैक्टर देखना है सम्मिति, क्योंकि सम्मित अणु में सरफेस एरिया ज्यादा होगा, और सरफेस एरिया ज्यादा है तो वेपोराइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा हो जाती है और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। द्विध्रुव आघूर्ण अगर आपको देखना है तो आपको बंध कोण देखना है। बंध कोण बढ़ेगा तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, घटेगा, क्योंकि ये एक दूसरे को बच्चों बैलेंस करने लगते हैं। तो जब ये बिल्कुल अपोजिट हो जाते हैं तो टोटली एक दूसरे को क्या कर देते हैं, ये बैलेंस्ड कर देते हैं। इसलिए जैसे जैसे डाइपोल मूवमेंट बढ़ेगा द्विध्रुव आघूर्ण घटेगा। जैसे डाई क्लोरो, ऑर्थो, मेटा और ये है पैरा। ये क्या है, ऑर्थो, ये हो गया मेटा डेरिवेटिव, और ये क्या है बच्चों, पैरा। तो देखो इनके डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर है सबसे ज्यादा है 2.54 डिवाइड, जो कि ऑर्थो का 1.48 मेटा, और पैरा में हो गया 0। तो सबसे ज्यादा हो गया ऑर्थो, फिर मेटा, फिर पैरा। मेल्टिंग पॉइंट में चले जाएं तो देखो मेल्टिंग पॉइंट 256, 249, 325। तो देखो इसका सबसे ज्यादा है, क्यों, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। फिर इसका ज्यादा है 256, क्योंकि इसमें डाइपोल मूवमेंट ज्यादा है। और मेटा ऐसा है जो ना तो ज्यादा डाइपोल मूवमेंट, बहुत ज्यादा भी डिफरेंस नहीं है, और ना ही सिमेट्रिकल है। तो इस तरह से देखा जाए तो सबसे ज्यादा हुआ पैरा, फिर ऑर्थो, फिर मेटा। बॉइलिंग पॉइंट में देखो जिसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा दिख रहा है 253 केल्विन। फिर मेटा और पैरा में देखो पैरा का ज्यादा दिख रहा है क्योंकि सिमेट्री ज्यादा दिख रही है, और मेटा का सबसे कम है। तो इस तरह से, और मेल्टिंग पॉइंट में और बॉइलिंग पॉइंट में दोनों में देखो आप तो मेटा पीछे आ रहा है। इसमें पीओ है, इसमें ओपी है। मेल्टिंग पॉइंट में पीओ और बॉइलिंग पॉइंट में ओपी। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट में मिलेगा। तो आपको दो ये पॉइंट याद रखना, जब मेल्टिंग पॉइंट देखें तो पहले सममिति को ध्यान देना है, फिर द्विध्रुव आघूर्ण। बॉइलिंग पॉइंट में पहले द्विध्रुव आघूर्ण फिर सममिति, इसीलिए वो दोनों जो है पीओ और ओपी हो गए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इनकी रासायनिक क्रियाशीलता के बारे में, हैलो एरीन के रासायनिक गुण। तो देखो बच्चों, पहले तो मैं बता दूं कि हैलो एरीन्स जो होते हैं, ठीक है, रासायनिक रूप से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के लिए बहुत कम क्रियाशील होते हैं। मतलब हैलो एल्केन्स अगर हम तुलना करें तो हैलो एल्केन के रिस्पेक्ट में ये बहुत कम क्रियाशील हैं। जहां हैलो एल्केन एक नॉर्मल टेम्परेचर में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं, वहीं हमें हैलो एरीन में अगर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कराना है तो काफी ड्रास्टिक कंडीशंस, मतलब काफी हाई टेम्परेचर, प्रेशर इनकी जरूरत होती है। अब इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों है? तो देखो पहला रीजन तो ये है अनुनाद प्रभाव। अनुनाद प्रभाव का मतलब है कि जो हैलोजेंस हैं, हम जानते हैं ये की एटम है, मतलब बेंजीन से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, और ऐसे में क्या होगा कि इनका लोन पेयर रेजोनेंस कर जाता है, और ये कौन सा इफेक्ट कहलाएगा, प्लस आर। हालांकि हैलोजेंस का इंडक्टिव इफेक्ट जो है उनके रेजोनेंस से कहीं ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन फिर भी रेजोनेंस तो आता है। तो रेजोनेंस के कारण क्या होगा कि लोन पेयर रिंग की तरफ शिफ्ट होगा, और इस तरह से ये नेगेटिव चार्ज पूरी रिंग में घूमता रहता है, जिससे आप देख रहे हैं कि कार्बन, मतलब बेंजीन के कार्बन और हैलोजन के बीच में एक पार्शियल डबल बॉन्ड का नेचर आ जाता है। अब ये जो पार्शियल डबल बॉन्ड का नेचर है, ये बेंजीन रिंग से हैलोजन को निकलने में एक प्रकार की डिफिकल्टी ला देता है,
जहां सिंगल बॉन्ड हेलो एल्केन में जहां इस तरह का कोई रेजोनेंस ना होने के कारण C और X के बीच में सिंगल बॉन्ड का कैरेक्टर होता है, वहीं हेलोइन में यहां पर डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाता है। तो यहां पर ये देख रहे हैं कि ये क्या हो गया, पार्शियल डबल बॉन्ड। अब ये पार्शियल डबल बॉन्ड हो जाने से हैलोजन आसानी से नहीं हटता। अगर मतलब नॉर्मल एनर्जी दी जाए तो ये हैलोजन टूट के अलग नहीं होता। पहला तो ये रीजन, और यही रीजन है कि आसानी से हैलोजन को न्यूक्लियोफाइल द्वारा नहीं हटाया जा सकता एक नॉर्मल कंडीशन। दूसरा, अगर हम ये माने कि इनमें SN1 की तरह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं हो सकता, तो रीजन ये है कि अगर हैलोजन निकाला जाए तो ये जो कैटाइन बनेगा ये बहुत ही अनस्टेबल कैटाइन है। ठीक है, तो फेनिल का जो फिनाइल कैटाइन है ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा। और ऐसे में ऐसा क्यों होगा बच्चों कि जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है वहां पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन दिखने लगेगा, sp, क्योंकि यहां पर तो क्या दिख रहा है आपको, ठीक है, कि पाई बॉन्ड और दो सिग्मा, तो sp का मतलब लीनियर हो जाना। लीनियर होना का मतलब बॉन्ड एंगल में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इनमें SN1 तो नहीं हो सकती कि पहले हैलोजन हट जाए फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, क्योंकि बना हुआ कार्बोकैटाइन में sp हाइब्रिड कार्बन हो जाएगा जो कि बहुत ज्यादा बॉन्ड एंगल 180 का लाना, जबकि 120 का है, तो एक रिंग में एक स्ट्रेन आएगा जो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तीसरा है sp2 संकृत कार्बन से X का संलग्न होना। तो यहां पर जो कार्बन है हम जानते हैं sp2 है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.75 होती है। अब ऐसे में ये क्या करेगा कि इस हैलोजन को टाइट बांध के रखता है। ठीक है, कि यहां पर ये जो बॉन्डिंग है C और X की ये टाइट हो जाती है, स्ट्रांग होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन की, तो वो हैलोजन को बांध के रखेगा और इसको निकलने से बाधा उत्पन्न करता है। जबकि हेलो एल्केन्स में चले जाओ तो हेलो एल्केन्स में जो कार्बन है वो sp3 संकृत है और उसमें इस तरह का कोई ज्यादा अट्रैक्शन नहीं होता। ऐसे ही कार्बोकैटाइन जो बनते हैं वहां पर sp2 हाइब्रिड स्टेट हो जाती है, जो कि मॉलिक्यूल में एक प्रकार से फ्लैट हो जाने से कार्बोकैटाइन ज्यादा स्टेबल होते हैं, जबकि यहाँ उल्टा इफेक्ट हो जाता है ना। तो इस रीजन से भी हैलोजन बंधा रहता है, नहीं निकलना चाहता। और चौथा रीजन है नाभिक स्नेही समूह तथा बलय के पाई, बलय के मध्य तथा बलय के पाई, ठीक है, बंध जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के मध्य प्रतिकर्षण। मतलब हम ये कहें कि ये बेंजीन बलय है ऐसे, और यहां पर हैलोजन है। अब यहां पर ये खुद नेगेटिव चार्ज है और ये न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो इनके बीच में क्या लगेगा, प्रतिकर्षण। तो ये बेंजीन बलय की तरफ किसको नहीं आने देता बच्चों, न्यूक्लियोफाइल को। तो ये चार रीजन हैं जो कि हेलो एरीन को कम रिएक्टिव बना देते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति। समझ गए ना। पहला है अनुनाद जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव, यही रीजन है, इससे पार्शियल डबल बॉन्ड नेचर आ रहा है। दूसरा है हैलोजन निकल नहीं सकता SN1 की तरह, कार्बोकैटाइन नहीं बन सकता। तीसरा है sp2 संकृत कार्बन जो कि टाइट बांध के रखता है हैलोजन को। चौथा है न्यूक्लियोफाइल और बेंजीन रिंग के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। तो उपरोक्त कारणों के कारण हैलोजन का बलय से हटना कठिन होता है, इसलिए नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन एक सामान्य ताप पे ना होकर उच्च ताप एवं दाब अवस्था में ही होता है। जैसे देखो क्लोरोबेंजीन है, तो क्लोरोबेंजीन में अगर हम NaOH की रिएक्शन कराएं एक्वस, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इतना टेम्परेचर लेना होगा 6 to 3 केल्विन, 300 atm प्रेशर, लगभग pH 14, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम, तब जाके आप देख रहे हैं कि एक Cl हट रहा है। समझ गए ना। जबकि हेलो एल्केन्स में देखो आप एल्काइल हैलाइड लो नॉर्मल, अगर हम यहाँ पर इस तरह से कि Rx है और यहाँ पर हमने NaOH लिया एक्वस, ठीक है, और यहाँ पर 25 डिग्री ही है तो भी बन जाएगा ROH। लेकिन अगर यही रिएक्शन आप नॉर्मल टेम्परेचर में इसके साथ कराएं NaOH की तो नहीं होगी, तो ये फैक्ट पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन हो नहीं सकता, लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंडीशन की ये आवश्यकता होती है, ड्रास्टिक कंडीशन जिनको हम बोलते हैं। अब आता है कि यदि बलय में इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जैसे कि NO2, CHO, COOH, SO3H, CN, COX आदि उपस्थित है तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन सरल हो जाता है।
मतलब ये देखा गया कि अगर हेलोएरिन के किसी ऑर्थो, मेटा या पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जोड़ दिए जाए, मतलब जिनका इफेक्ट -I भी हो और -R भी हो, ठीक है, वो अगर नाभिक जुड़ जाए रिंग में तो नाभिक इसलिए ही प्रतिस्थापन सरल हो जाता है। और यह प्रतिस्थापन ऑर्थो तथा पैरा स्थिति में अधिक प्रभावी होगा क्योंकि यहां पर कार्बन आयन को स्थायी बनाता है, क्योंकि ये कार्बन आयन को स्थायी बनाते हैं, जबकि मेटा में इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। जबकि हम ये कह सकते हैं कि मेटा प्रतिस्थापन जो है प्रभावी नहीं है क्योंकि अनुनाद, ठीक है, काम नहीं करता यहां पर। तो जैसे हम ये कहें कि ये है, देखो क्लोरोबेंजीन में आप टेम्परेचर 623 केल्विन 300 एटीएम, जबकि यहां पर एक नाइट्रो ग्रुप एंटर करा दिया जिसका -I भी है और -R भी है, तो आप देख रहे हैं 443 केल्विन में हो गया। 2 नाइट्रो करा दिया आपने ऑर्थो और पैरा में, तो और 368 केल्विन में हो गया, pH भी कम लेना पड़ रहा है। और अगर 3 करा दिए नाइट्रो ग्रुप, तो आप देख रहे हैं इसको डायरेक्ट गर्म ही कर दे 7 pH पर, तो भी वाटर के साथ, जल के साथ, तो फिर सीधा प्रतिस्थापन हो रहा है बिना NaOH के। तो आप देख रहे हैं कि लगातार जो रिएक्टिविटी है पहले में, दूसरे में और तीसरे में, तो अगर आपसे कहा जाए क्रियाशीलता का क्रम क्या है, तो आप देख रहे हैं पहले से लेके और तीसरे तक क्रियाशीलता क्या है बच्चों, बढ़ रही है। समझिए ना, इस तरह बढ़ जाए। यहां आ जाए, अब आता है कि ऐसा क्यों होता है कि आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर जुड़ते हैं तो रिएक्टिविटी क्यों बढ़ रही है। तो देखो बच्चों, न्यूक्लियोफाइल हमेशा उसी कार्बन पर अटैक करता है जिसमें हैलोजन जुड़ा है, क्योंकि यहां पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और यहां पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है पूरी दुनिया। और जैसे ही इस पर अटैक करेगा, ये जो पाई बॉन्ड है ये खिसकेगा और आप देख रहे हैं ऑर्थो स्थिति में यहां आ गया। अब नाइट्रो ग्रुप खुद -I वाला भी है और -R का, तो ये क्या करता है, इस पाई बॉन्ड या नेगेटिव चार्ज को अपने आप में खींच लेगा और नेगेटिव चार्ज जहां कार्बन में आ रहा था वो ऑक्सीजन में पहुंच गया और ऐसे में ये क्या बन गया, एक स्थायी एनाइन। तो क्लोरीन को जोड़ने में, मतलब अटैक कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक कार्बन में, जहां न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप जुड़ा है उस कार्बन में अटैक करने में इजी हो गया। क्यों? क्योंकि NO2 ने पाई बॉन्ड को अपने में खींच लिया। ठीक इसी तरह का इफेक्ट कहां पड़ रहा है, पैरा में भी, कि जैसे ही न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा ये इधर आ जाएगा और ये निकल के इधर आएगा और फिर ये इधर आएगा, तो यहां देख रहे हैं आप नेगेटिव चार्ज NO2 में फिर बढ़ गया। तो ऑर्थो और पैरा स्थिति में अगर विड्रॉइंग नेचर वाले इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह उपस्थित है, तो ये बनने वाले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो बनने वाले एनाइन को ये स्टेबल बना देते हैं, जिसके कारण न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर जाता है। जबकि अगर मेटा स्थिति में NO2 जोड़ दो आप, है ना, तो मेटा स्थिति में NO2 जुड़ेगा और मान लो इलेक्ट्रॉन खिसका भी, तो आप देख रहे हैं कि मेटा स्थिति में कोई नेगेटिव चार्ज नहीं आता। तो NO2 इस नेगेटिव चार्ज के डिस्पर्सन में, उसको बांटने में कोई मुख्य भूमिका नहीं निभा रहा है। तो ऑर्थो और पैरा में NO2 समूह इस नेगेटिव चार्ज के डिस्पर्सन में यूज हो जाता है, जिससे कार्बन आयन स्टेबल हो जाते हैं और न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक करता है। मेटा में ये पॉसिबल नहीं। और यही रीजन है कि ये ऑर्थो और पैरा में अगर ये ग्रुप जुड़े हुए इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, तो प्रतिस्थापन सरल हो जाता है देन मेटा। अब आप समझ गए ना, इसलिए ऐसा इफेक्ट पड़ा है। और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह बेंजीन रिंग में जोड़ोगे उतना ही स्टेबल कार्बन आयन बनेगा और रिएक्टिविटी बढ़ेगी। तो इंपॉर्टेंट ऑर्डर हम कहें, हेलोएरिन से ज्यादा मेटा, मेटा से ज्यादा ऑर्थो, ऑर्थो से ज्यादा पैरा। ऑर्थो और पैरा में अंतर यहां पर आएगा उल्टा है, यहां पर जो है ये आ जाएगा पैरा NO2, फिर आएगा और सबसे ज्यादा होगा ऑर्थो। बात समझ गए ना, क्योंकि यहां पर -I भी काम कर रहा है, -R, यहां केवल -R का, यहां केवल -I काम कर रहा है। बात क्लियर है। ठीक इसी तरह से अगर पैरा में जुड़ा है एक ग्रुप तो उससे ज्यादा इफेक्टिव होगा ऑर्थो और पैरा में जोड़ दो आप, क्योंकि यहां केवल कौन सा काम कर रहा है, -R। यहां चले जाए -I, -R, -R, और यहां तो आप देख रहे हैं -I, -I, -R, -I, यहां पर -R। यहां चले जाए तो देखो -I, -I, यहां चले जाए तो -I, -R, और यहां चले जाए तो -R, -I, और यही रीजन है कि दो मेटा से ज्यादा इफेक्टिव है ऑर्थो और पैरा, और उनसे ज्यादा इफेक्टिव है दोनों ऑर्थो।
तो इस तरह से रिएक्टिविटी इफेक्टेड होती है। SN रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन। और ये बता दूं कि अगर रिंग में फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो जुड़ा है तो देखो हैलो एल्केन में उल्टा था कि फ्लोराइड पहले सबसे कम रिएक्टिव थे और आयोडाइड, इनमें उल्टा है। इनमें फ्लोराइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव है बच्चों, क्योंकि यहां पर फ्लोरीन सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा, ठीक है, और ऐसे में न्यूक्लियोफाइल बहुत आसानी से क्या कर जाएगा, अटैक कर देगा। समझ गए। और अगर हम, और दूसरा यह है कि जो फ्लोरीन है उसका लोन पेयर आसानी से रिंग तरफ भी नहीं जाता, क्योंकि जो फ्लोरीन है इसमें जो माइनस आई इफेक्ट है वो ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है, प्लस आर से। इसलिए यहां रेजोनेंस की स्थिति भी कम बन रही है और यही कारण है कि फ्लोराइड बहुत आसानी से फ्लोराइड कार्बन में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा देन क्लोरीन, और सबसे कम आयोडीन में, क्योंकि आयोडीन का इंडक्टिव इफेक्ट क्या है बच्चों, बहुत कम है और रेजोनेंस इफेक्ट ज्यादा है। मतलब हम यहां ये कहें इनका इस तरह से इफेक्ट दिखेगा और जिसके कारण ये जो है आसानी से न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक नहीं कर पाता। तो आपको इसमें ध्यान रखना है हैलो एल्केन के अपोजिट। ठीक इसी तरह से रिंग में दो क्लोराइड आप देख रहे हैं जुड़े हैं और एक NO2 जुड़ा है। अगर हम QH की रिएक्शन करें तो NO2 अपनी पैरा पोजीशन के क्लोराइड को हटने में हेल्प करेगा, क्योंकि मेटा में इसका कोई इफेक्ट काम नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर आप देखोगे कि माइनस आई काम कर रहा है लेकिन यहां माइनस आर किसका, NO2 का, इसलिए ये Cl जल्दी हट जाएगा। ठीक इस तरह से फ्लोरो क्लोरो आयोडो जुड़े हैं, QH की रिएक्शन कराएं तो हम देख रहे हैं फ्लोराइड जल्दी हट गया। क्यों जल्दी हट गया, क्योंकि फ्लोराइड में अटैक जल्दी हो जाएगा, NO2 अपनी मेटा स्थिति में ज्यादा इफेक्टिव कर देगा इस तरह से। सॉरी, यहाँ इफेक्ट की बात नहीं है, यहाँ पर फ्लोराइड क्लोराइड और आयोडाइड में फ्लोराइड ज्यादा रिएक्टिव होगा रूल अकॉर्डिंग टू ऊपर जो देख रहे हैं, क्योंकि इनके रेजोनेंस इफेक्ट का कोई विशेष महत्व नहीं होता। ठीक इसी तरह से दो क्लोराइड यहाँ जुड़े हैं और अब KSH से रिएक्शन करा दें तो आप देख रहे हैं कि और NO2 की ऑर्थो पोजीशन से आसानी से क्लोराइड हट गया, जबकि मेटा का उतनी आसानी से नहीं हटा। ऐसे साइड चेन में है और रिंग में है Cl तो साइड चेन का पहले हटेगा, क्योंकि वहां जो है आसानी से कार्बोकैटाइन बन सकता है। तो इस तरह से हमने देखा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, ठीक है, रेट और उसमें सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट। बाकी इसकी मैकेनिज्म में अगले टर्म में दूंगा, बेंजाइन मैकेनिज्म और बचा हुआ मैटर एक क्लास में हम फिनिश कर देंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।